एक 250 जहानत वाले गौरीले ने फूल तोड़कर लड़की के कान के पीछे लगा दिया। लड़की की खुशी देखकर वो खुद भी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट रोक ना सका। मगर अचानक कैसर आ गया, जिसे देखते ही गोरीला घबरा कर वहां से चला गया। इसकी घबराहट की वजह ये थी कि अब कैसर इंसानों से शदीद नफरत करता था और जो भी इसके सामने आता इसका अंजाम बुरा होता। लेकिन जो कैसर हमेशा ख्याल रखने वाला था वो अचानक इंसानों से नफरत क्यों करने लगा। इसकी वजह इसका भाई कोबा था, जिसने इंसानों और बंदरों के दरमियान जंग छेड़ दी। बंदरों को मुकम्मल खत्म करने के लिए एक अमरीकी कर्नल ने एक माहिर टीम जंगल में कैसर को ढूंढने के लिए भेजी, जिसके साथ एक गद्दार बंदर भी था। इस गद्दार की रहनुमाई में टीम जल्द ही कैसर के ठिकाने तक पहुंच गई। सिपाहियों ने दूरबीन से निशाना लिया और जैसे ही हमला शुरू हुआ एक रॉकेट सीधा जाकर बंदरों के मोर्चों पर लगा। चीखो पुकार मच गई। टीम ने फौरन शदीद हमला कर दिया। इसी दौरान कैसर घोड़े पर सवार होकर मदद के लिए आ रहा था। मदद की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं और बंदरों की फौज तेजी से जमा होकर महाज पर पहुंच गई। फिर जबरदस्त जवाबी हमला हुआ और तीरों की बारिश ने इंसानों की टीम को तबाह कर दिया। एक सिपाही ने रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे कैसर की फौज ने इसे घेर लिया। बच जाने वाले बंदर तबाह हाल खैमों में पनाह लिए बैठे थे। कैसर जब वहां से गुजरा तो इसका दिल गम से भर गया, क्योंकि जंग के जख्म कभी नहीं भरते। इस लड़ाई में बेशुमार बंदर मारे गए और अमन पसंद जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब सब में एहसास बेदार हो चुका था, कैसर ने सामने खड़े कैदियों को देखकर अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैंने ये जंग शुरू नहीं की। बंदर मर चुका है, इसका नाम कोबा था, मैंने इसे मार दिया। अब मैं सिर्फ बंदरों की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं। गद्दार बंदर ने इसे हकारत से देखा। ताकत के आगे झुकने की आदत इसकी फितरत में थी। पहले वो कोबा के साथ मिलकर इंसानों को मारता रहा और जब ज्यादा ताकतवर इंसान आए तो उन्हीं के साथ जा मिला, ताकि उनके जरिए अपने कमजोर और अमन पसंद साथियों को खत्म कर सके। इसके नजदीक कैसर की क़ियादत आखिरकार बंदरों को तबाही की तरफ ले जाएगी। इसने कहा, पहले कैसर मरेगा फिर तुम सब। कैसर के साथ खड़े विंटर की आंखों में अचानक तब्दीली आई, मगर कैसर ने इस पर तवज्जो ना दी। इसने हुक्म दिया कि गद्दार को ले जाया जाए और 4 कैदियों को घोड़ों पर बांध दिया। फिर उन्हें कहा कि कर्नल को पैगाम दे, अगर इंसान जंगल में दोबारा न आए तो जंग खत्म हो सकती है। वो बंदरों की तरफ से जंग बंदी का पैगाम दे रहा था ताकि दोबारा अमन कायम हो सके। लेकिन अगले ही लम्हे विंटर खून में लथपथ दौड़ता हुआ आया और बताया कि गद्दार बंदर ने इस पर हमला करके फरार हो गया है। ये सुनकर कैसर को बेचैनी होने लगी। पिछली जंग के बाद उनका पुराना मस्कन जल चुका था और सबको हिजरत करना पड़ी थी। जंगल में हर तरफ बेचैनी थी और कैसर अक्सर खुद को इसका जिम्मेदार समझता था। कोबा अब भी हमारा पीछा कर रहा है। मैं क्यों ना समझ सका कि वो इंसानों को कभी मुआफ नहीं करेगा। इसी दौरान शोर की आवाज आई। कबीले के लोग फौरन मुतहर्रिक हो गए और दिफाई पोजीशन संभाल ली। सबकी नजरें गार के दरवाजे पर जिम गईं। मगर हैरत हुई जब वहां स्टार चाइल्ड वापस आ गया। दरअसल कैसर को पहले ही अंदाजा था कि ये जगह महफूज नहीं, इसलिए इसने इसे नई पनाहगाह तलाश करने भेजा था। अब इसकी बहिफाजत वापसी ने थके हुए कबीले में एक नई उम्मीद पैदा कर दी। अब शार के नीचे बहते पानी के पर्दे को उबूर करने के बाद बंदरों का नया ठिकाना था। स्टार चाइल्ड ने रेत की एक थैली निकालकर अपने वालिद को बताया कि इस पहाड़ के पार एक सहरा है और सहरा के बाद एक पुरसुकून जंगल जहां वो बस सकते हैं और इंसानों से महफूज रहेंगे। विंटर खौफ में मुब्तला था, मगर कैसर का ख्याल था कि इतनी बड़ी नकल मकानी के लिए मुकम्मल मंसूबा जरूरी है। स्टार चाइल्ड इसलिए महफूज रहा क्योंकि वो अकेला था, जबकि पूरी कौम का जाना आसान नहीं था, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना होगा। बंदर मुत्तहिद रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि खौफ से मगलूब विंटर सबके आराम के वक्त इंसानों को उनके ठिकाने का राज बता देगा। जब कैसर को शक हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल खुद अपनी टीम के साथ औबशार की गार में दाखिल हो गया। लूका की मदद से कैसर ने चंद सिपाहियों को मार गिराया और इसे लगा खतरा टल गया है, मगर अगले ही लम्हे वाकी टाकी से आवाज आई, टारगेट खत्म, किंग कांग मर चुका है, वापस चलो। कैसर को फौरन अपने बेटे का ख्याल आया जो गार के बाहर पहरा दे रहा था। वो दौड़ता हुआ वापस पहुंचा तो कर्नल सामने था और जमीन पर उसकी बीवी और बेटे की लाशें पड़ी थीं। गुस्से से बेकाबू होकर वो कर्नल के पीछे लपका और दोनों के दरमियान खतरनाक लड़ाई हुई, मगर अचानक कैसर का हाथ छूट गया और वो खाई में जा गिरा, जबकि कर्नल फरार हो गया। अपने खानदान की मौत ने कैसर के अंदर अंधेरा भर दिया। वो कभी इंसानों को मुकम्मल खत्म करने का कायल नहीं था, मगर अब उसका अपना घर तबाह हो चुका था। अगर उसका छोटा बेटा जिंदा ना होता तो शायद वो टूट जाता। इसी लम्हे इसे कोबा की इंसानों से नफरत की असल वजह समझ आई।
अगले दिन कैसर ने अपने छोटे बेटे को कबीले के हवाले किया और कहा कि स्टार चाइल्ड के बताए रास्ते पर चलकर नया ठिकाना तलाश करें क्योंकि सिपाही जल्द वापस आएंगे। अब वो न सिर्फ अपने खानदान का बदला लेना चाहता था बल्कि अपनी कौम के लिए उम्मीद की एक किरण भी तलाश करना चाहता था। इसी दौरान लुका मोरिस और रॉकेट इसके पीछे आ गए। वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे और उसकी हिफाजत के लिए साथ जाने पर इसरार किया। कुछ ही देर में उन्हें एक घर नजर आया। वो समझे शायद ये फौजियों का अड्डा है, मगर अचानक एक आदमी बाहर आया जो अपनी बाहों में कुछ उठाए हुए था। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था और इसी मासूम शक्ल ने मोरिस को धोखा दे दिया। मगर अगले ही लम्हे छुपे हुए कैसर ने फौरन गोली चलाकर इस आदमी को मार दिया। करीब के घर से आवाज आई तो कैसर को लगा वहां मजीद लोग छुपे हैं। वो फौरन अंदर घुस गया। अब इसके अंदर पहले वाली नरमी बाकी नहीं रही थी, सिर्फ गुस्सा और नफरत रह गई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बिस्तर पर सिर्फ एक छोटी बच्ची लेटी हुई थी। मोरिस ने जैसे ही नोवा को देखा, इसने कैसर को रोक लिया। बच्चों के लिए इसके दिल में एक खास नरमी थी। इसने एक गुड़िया नोवा को दी, मगर तब पता चला कि वो बोल नहीं सकती। इसने मुंह तो खोला मगर एक लफ्ज भी अदा न कर सकी। फिर नोवा उनके साथ बाहर आई और अपने बाप की लाश को खामोशी से देखती रही। इसकी आंखों में गहरा दुख था। मोरिस इसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, खास तौर पर इसलिए कि इसके बाप को उन्होंने ही मारा था। इसने कैसर को कायल किया कि नोवा को साथ ले चली, आखिर वो सिर्फ एक बच्ची है और कोई मसला नहीं बनेगी। आखिरकार कैसर मान गया, मगर उसके दिल में अजीब कशमकश थी। इंसानों ने इसके अपने बच्चे को मार दिया था और अब वही इंसानों के बच्चे पर रहम कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक फौजी अड्डे पर पहुंचे और एक खेमे में दाखिल हुए, जहां अचानक उनका सामना विंटर से हो गया। विंटर ने बताया कि कर्नल सुबह सवेरे ही एक नई फौज के इस्तकबाल के लिए निकल गया है और बाकी लोग कल रवाना होंगे। कैसर ने गुस्से में कहा, मेरा बेटा, मेरी बीवी मर चुके हैं। विंटर की गद्दारी ने न सिर्फ कैसर के खानदान को खत्म किया बल्कि बंदरों का आखिरी महफूज ठिकाना भी छीन लिया। विंटर जानता था कि कैसर इसे नहीं छोड़ेगा। वो मदद के लिए आवाज लगाने ही वाला था कि कैसर ने फौरन इसका गला पकड़कर जोर से दबा दिया। खेमे के बाहर मौजूद सिपाहियों को कुछ पता न चला। वो चंद बातें करके वहां से चले गए। जब कैसर को होश आया तो विंटर मर चुका था। अपने ही साथी को दोबारा मारने का एहसास उसके लिए बहुत भारी था। कोबा का साया अब भी उसके जहन पर छाया हुआ था। कभी कैसर ने सबके सामने कहा था कि बंदर बंदर को नहीं मारेगा, मगर वो खुद ही अपनी बनाई हुई हद तोड़ चुका था। आधी नींद और आधी बेदारी में इसे महसूस हुआ कि शायद वो खुद अगला कोबा बनता जा रहा है। मोरिस ने बताया कि सिपाही कर्नल से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए उन्हें भी फौरन निकलना होगा। अचानक शदीद बर्फानी तूफान ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। कैसर ने महसूस किया कि सिपाही कहीं रुक गए हैं। जब वो आगे बढ़े तो बर्फ में दबी लाशें मिले, जिनमें से एक अभी जिंदा था। कैसर और उसके साथियों को देखकर वो सिपाही खौफजदा हो गया। कैसर समझ ना सका कि वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मगर सिपाही बोल ही नहीं पा रहा था, सिर्फ नोवा को घूरे जा रहा था। मोरिस को फौरन एहसास हुआ कि ये सिपाही भी नोवा की तरह बोलने की सलाहियत खो चुके हैं। इतने में पूरी फौज गायब हो चुकी थी। उनका सुराग लगाने के लिए कैसर को ऊंचाई पर चढ़ना पड़ा, मगर वसी बर्फानी मैदान में कुछ नजर नहीं आ रहा था। नोवा को वहीं छोड़ दिया गया और इससे अंदाजा भी न हुआ कि कोई आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा है। अगर लुका बरवक्त न देखता तो नोवा खतरे में पड़ सकती थी। एक जोरदार धार के बाद वो शख्स घोड़े पर सवार होकर भाग निकला और कैसर अपने साथियों के साथ उसके पीछे हो लिया। कुछ ही देर में वो एक किले तक पहुंचे, जहां इंसानों की तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। कभी शानदार रहने वाला किला अब बर्बाद हो चुका था और बर्फ से ढका हुआ था। कैसर बंदूक थामे आहिस्ता आहिस्ता एक तारीख दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा। अचानक उनका सामान बाहर फेंक दिया गया और फिर एक अजीब सा बंदर बाहर आया। रॉकेट ने इससे उनकी जुबान में बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ ना समझ सका। इसका मतलब था कि वो उनमें से नहीं बल्कि वायरस के बाद पैदा होने वाली दूसरी नस्ल का बाशऊर बंदर था। इसी दौरान इस बंदर ने नोवा को देखा तो फौरन अपने कपड़े उतार कर इसे दे दिए और बार बार ई सर्दी ऊ का लफ्ज दोहराने लगा। इस सादा दिल बंदर को देखकर कैसर ने अपनी मोहतात कम कर दी और उसके बारे में पूछा। इसने एक चिड़ियाघर का निशान दिखाया, जिससे पता चला कि वो वहां से आया है। जब वायरस फैला तो इंसानों की दुनिया बखर गई और चिड़ियाघरों में कैद बंदर भी किसी न किसी हद तक मुतासिर हुए। वो शुरू में बोल नहीं सकता था, यहाँ तक कि एक दिन एक इंसान ने इसकी तरफ इशारा करके इसे बेड ऐप कहा तो इसने समझा यही उसका नाम है और आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख गया। वो काफी अरसे से अकेला यहाँ रह रहा था और यही सोच चुका था कि तन्हा ही जिंदगी गुजारेगा, मगर कैसर की आमद ने इसमें नई उम्मीद जगा दी। वो खुशी से सारा खाना लाकर कैसर के सामने रख देता है और कहता है, नए दोस्त खास दिन।
कैसर ने देखा कि ये खाना किसी करंटीना इलाके से आया है। इसने पूछा ये कहाँ से लाया, तो बेडएप ने बताया कि ये एक इंसानी और चिड़ियाघर से मिला। इसके मुताबिक वहां चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बहुत से बीमार इंसान कैद थे जो बाहर निकलने की कोशिश करते तो सिपाही उन्हें गोलियों से मार देते। आखिरकार सब मर गए। ये सुनकर रॉकेट ने अंदाजा लगाया कि वो जगह दरअसल एक पुराना फौजी कैंप है जो सरहद के करीब है। अगर विंटर की बात दुरुस्त थी कि कर्नल शुमाली फौज से मिलने गया है तो मुमकिन है वो वही हो, मगर रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए कैसर ने बेडएप से रहनुमाई मांगी। ये सुनकर वो घबरा गया और बोला, नहीं, वहां नहीं जाना, सब मर गए। यहां महफूज है, कभी वापस नहीं जाना। वो डरपोक नहीं था, बल्कि इसने बहुत मौत देखी थी और नहीं चाहता था कि इसके सामने बाकी बचने वाले साथी भी मारे जाएं। बाज़ औक़ात तन्हाई का दर्द बीमारी से भी ज्यादा गहरा होता है। मगर जब इसे पता चला कि कैसर की बीवी और बच्चे इंसानों के हाथों मारे गए हैं, तो इसे अपने बच्चों की याद आ गई जो बहुत पहले बिछड़ गए थे। इसे बस इतना मालूम था कि शायद वो इसी पुराने कैंप में हो। फिर उसने कहा, शायद। रवानगी के दिन बाहर दरख्तों पर फूल खिल आए थे। नोवा बहुत खुश हुई और उन्हें छूने लगी। लुका ने आकर एक खूबसूरत फूल तोड़ा और उसके कान के पीछे लगा दिया। इस अरसे में सब ने नोवा को अपने बच्चे की तरह अपना लिया था। कैसर अगरचे संजीदा रहता, मगर कभी कभार इसे पानी भी दे देता और नोवा भी मोरिस की तरह इशारे से शुक्रिया अदा करती। कुछ वक्त बाद वो इंसानी फौजी कैंप तक पहुंच गए। लुका और कैसर एक पहाड़ी पर चढ़कर नीचे का जायजा ले रहे थे कि अचानक एक सिपाही हमला आवर हुआ। लुका फौरन कैसर के सामने आ गया और उसके लिए जानलेवा वार खुद सह लिया। रॉकेट मदद के लिए आया, मगर देर हो चुकी थी। लुका शदीद जख्मी होकर दम तोड़ने के करीब था। नोवा ने वही फूल उसके जिस्म पर रख दिया। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वो पहले ही एक बड़ा नुकसान उठा चुके थे। मोरिस ने कैसर को समझाने की कोशिश की कि अभी भी वक्त है, वो वापस जाकर अपनी कौम से मिल सकता है। मगर कैसर ने कहा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम सबको साथ लाना मेरी गलती थी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे अकेला खत्म करूंगा। मोरिस ने जवाब दिया, तुम अब कोबा जैसे लग रहे हो। ये बात सीधा कैसर के दिल पर लगी। कोबा ने भी इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ी थी और बहुत से बंदरों की जान गई थी, और अब कैसर की जिद ने लुका की जान ले ली थी। वो मजीद किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए अकेला ही कर्नल के पीछे निकल पड़ा। मगर जैसे ही वो एक चट्टान के करीब पहुंचा, सामने का मंजर देखकर सहम गया। लकड़ी के ढांचों पर बंदरों की लाशें लटकी हुई थीं। उन मानूस चेहरों को देखकर कैसर को फौरन एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इंसानी कैंप में न सिर्फ फौज थी, बल्कि बड़ी तादाद में बंदरों को कैद भी किया गया था। कैसर की गैर मौजूदगी में उनकी कौम सीधी दुश्मन के जाल में फंस गई थी। कर्नल सबको पकड़कर यहाँ ले आया था और दिन रात उनसे सख्त मशक्कत करवा रहा था। कैसर भी पकड़ा गया और दोबारा कर्नल के सामने लाया गया। वो गुस्से में इस पर झपटना चाहता था, मगर इसे मजबूती से जकड़ लिया गया। इसकी आंखों में आग थी। वो अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था, मगर कर्नल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके नज़दीक कैसर चाहे जितना ज़हीन हो, आखिर एक जानवर ही था। इसने सबके सामने कैसर को घसीट कर बाहर लाया। ये देखकर कैद बंदर दर्द से चीख उठे। कैंप में बंदरों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, बालिग और बच्चे। खुशकिस्मती से कैसर का छोटा बेटा जिंदा था। गद्दार बंदर ने खुद कैसर को कैद खाने में डाला, मगर फौरन ही इंसानों के सामने झुककर चाबी उनके हवाले कर दी। कैसर ने दुख से अपने साथियों की तरफ देखा, मगर सब ने नजरें चरा ली। इस लम्हे वो उनका रहनुमा नहीं रहा था, बल्कि एक आम कैदी बन चुका था। इसका हौसला टूट गया और उसके मुंह से निकला, मैंने क्या कर दिया। सुबह होने से पहले इंसानी फौज मैदान में जमा हुई और कर्नल से वफादारी का ऐलान किया। अमरीकी झंडे पर बने निशानात उसके अज़ाइम जाहिर कर रहे थे। वो खुद को इस ज़मीन का हुक्मरान बनाना चाहता था और उसके लिए सबसे पहले बंदरों को ख़त्म करना ज़रूरी था। इसके हुक्म पर सिपाही कैदियों पर टूट पड़े, उन्हें कोड़ों से मारते और ज़बरदस्ती काम पर लगाते। कैसर हैरान था कि वो दीवारें क्यों मुरम्मत करवा रहे हैं, मगर कोई जवाब देने वाला नहीं था।